गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि केरियस मेथड से किस तरह से हम एलोजन का एस्टिमेशन करते हैं, बट आज हम देखने वाले हैं कि सल्फर का किस तरह से हम केरियस मेथड के हेल्प से एस्टिमेशन कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर किसी भी सैंपल में कितना परसेंटेज या फिर कितने अमाउंट में हमारा सल्फर प्रेजेंट है उसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें फ्यूमिंग HNO3 डाला जाता है, फ्यूमिंग HNO3, और साथ ही सोडियम पेरोक्साइड उसमें ऐड किया जाता है। तो जितने भी सल्फर हमारे प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो सारे के सारे फॉर्म कर लेते हैं बेरियम सल्फेट। देन आगे हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो सैंपल हमने लिया था उसका है m ग्राम। देन मास ऑफ बेरियम सल्फेट यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि वो है m1 ग्राम। मीन्स यहाँ पे जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसकी मास थी m, फिर हमें जो बेरियम सल्फेट मिला होगा उसकी मास होगी m1। देन 1 मोल ऑफ BaSO4 कंटेन्स 233 ग्राम ऑफ BaSO4। मतलब कि 1 मोल ऑफ जब आप BaSO4 लेते हैं तो हमें पता है कि बेरियम सल्फेट की जो मॉलिक्यूलर मास होती है वो होती है 233, तो 1 मोल में हमें इतने ही ग्राम बेरियम सल्फेट मिलेंगे। एंड साइमल्टेनियसली देखा जाए तो यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ सल्फर भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो जब 1 मोल ऑफ BaSO4 लिखा जाएगा उसके साथ ही हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ BaSO4 में 1 मोल ऑफ सल्फर प्रेजेंट है। सिंस 1 मोल BaSO4 इज इक्वल टू 1 मोल सल्फर। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिलेगा कि m1 अपॉन 233 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय 32। ये हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से। हमें पता है 1 मोल ऑफ BaSO4 इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सल्फर, और मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। देन यहाँ से हमें मास ऑफ सल्फर मिल जाएगा जो कि होगा 32 इंटू m1 डिवाइडेड बाय 223। इसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं। मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू 32 अपॉन 233। देन परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर हमें निकालना है तो अभी हमने निकाला सल्फर का मास। सेम इस मास को हमें ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास था उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने डिवाइड कर लिया इंटू 100। इसकी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी परसेंटेज में। देन ये आप नोट कर लें। देन सेकंड हम देखने वाले हैं फॉस्फोरस को किस तरह से एस्टिमेट किया जाएगा।
फिर 4000 क्यों हो गया? तो अभी हमने देखा कि सल्फर का एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फॉस्फोरस का एस्टिमेशन या कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑर्गेनिक सैंपल लिया है, उस सैंपल में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और साथ ही अगर यहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है तो हम सबसे पहले उसे सेम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। देन हमारे पास दो मेथड है, पहला एमोनियम मॉलिब्डेट के साथ एंड दूसरा मैग्नीशिया के साथ। अगर हम एमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट, वो होता है अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। बट अगर जो हमारे पास फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स बने हैं या फॉस्फोरिक एसिड बना है, उसे मैग्नीशिया के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हमें MgNH4PO4 मिलेगा, जो कि फर्दर जलाने पर Mg2P2O7 प्रोड्यूस करेगा। एट फाइनल हमें मिला है Mg2P2O7 एंड इन फर्स्ट प्रोसेस हमें मिला है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो पहला मेथड हम देखते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट से कि किस तरह हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास ऑफ NH4 थ्राइस PO4.12 MOO3, इसका हमने कैलकुलेट किया है 1877 ग्राम, 1877 ग्राम। देन सिमिलरली यहाँ पे 1 मोल ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसमें होगा 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस। तो 1 मोल फॉस्फोरस में हमने देखा कि 1 मोल एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट होगा। तो वहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो सेम यही फॉर्मूला लगाया जाएगा, 1 मोल ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फोरस। देन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का हमें पता है 31 होता है, एंड अभी मोलर मास हमने निकाला था एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो कि है 1877। यहाँ पे M1 जो मास है ये हमारा मास ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है, और जो सैंपल हमने लिया था उसका मास दिया हुआ है स्मॉल m का। देन इनटू 100 ये हमें वैल्यू देगी परसेंटेज में। देन अगर मान लीजिए हम Mg2P2O7 से अगर निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस हमें मिलेगा 62 इंटू M1 अपॉन 222 इंटू M इंटू 100। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो है 62 यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस के 2 एटम्स प्रेजेंट है, एंड ओवरऑल हमारा जो यहाँ मॉलिक्यूलर मास है वो है 222। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉस्फोरस की ओवरऑल उस सैंपल में कितना परसेंटेज या कितने अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीजन की एस्टिमेशन किस तरह से की जाए।
क्या बोले? तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन में सबसे पहले हमने सैंपल ऑफ कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन उसे हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो जितने भी वहाँ पे ऑक्सीजन के एटम थे वो सारे के सारे ऑक्साइड्स बना लेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। देन अगर हम उसी गैस को रेड हॉट कोक से पास कराएंगे तो वहाँ पे जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। देन उसके बाद उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को I2O5 के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही I2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मास ऑफ कंपाउंड लिया गया है वो है m ग्राम, देन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है m1 ग्राम। साथ ही हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल ऑफ CO2 में 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट होता है, साथ ही ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा 1 मोल ऑफ O2 प्रेजेंट है, इसी के साथ 44 ग्राम ऑफ CO2 है,
तो हमारे पास होगा उस सैंपल के अंदर 32 ग्राम ऑफ O2। अब सिमिलरली यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए तो देखेंगे कि अगर हमारे पास मास ऑफ CO2 है एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मास ऑफ CO2 हमने यहाँ से निकाल के वेट कर लिया है। देन जिसे लिया गया है यहाँ पे M1 ग्राम, तो वो हो जाएगा M1। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हमें पता है 44 होता है। देन मास ऑफ O2 ये हमें कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 हमें पता है जो कि होता है 32। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 32 यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि 32 इंटू M1 अपॉन 44 इज इक्वल्स टू मास ऑफ O2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मास ऑफ O2 हमें मिल जाएगा। इसके बाद अगर हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू द सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमें क्या करना होगा, m से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ m से डिवाइड कर लिए और साथ ही परसेंटेज निकालने के लिए 100% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिससे कि ओवरऑल हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर या किसी भी हैलोजन का एस्टिमेशन किया जाता है, या तो फिर किसी सैंपल में कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है उसे कैलकुलेट किया जाता है। सभी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लिखना होता है, देन मास ऑफ प्रोडक्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन पे इंटरेस्ट है तो हमने ऑक्सीजन का मास लिख दिया। देन 1 मोल ऑफ उस कंपाउंड का इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ द एलिमेंट विच वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। तो वहाँ पे हमने उन दोनों के मॉलिक्यूलर मास है इसको लिख लिए। देन फिर ये फॉर्मूला लगाया, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ O2। मान लीजिए जो कंपाउंड हमें मिल रहा है उसका 1 मोल है, तो उसमें प्रेजेंट जो एटम है जैसे कि ऑक्सीजन, फॉस्फोरस या फिर सल्फर कहा जाए या तो फिर हेलोजन, वो भी 1 मोल में प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए किसी एटम में किसी मॉलिक्यूल में इस तरह से प्रेजेंट होता है, जैसे कि फॉस्फोरस में था Mg2P2O7, Mg2P2O7, तो इस केस में हमें यहाँ पे P का नहीं बल्कि P2 का मास लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का लिखा है, ऑक्सीजन का 32, ये उसकी मॉलिक्यूलर मास हो गई। लेकिन ओवरऑल यहाँ देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसीलिए हमने वहाँ पे 32 लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता, CO2 नहीं होता, तो हम ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे लिख रहे होते हैं 16 ग्राम। तो इस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेट होती है। देन लास्ट में अगर परसेंटेज हमें निकालना होता है तो परसेंटेज में सेम मास डिवाइडेड बाय द कंप्लीट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट कैलकुलेट हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये सभी आप लोग नोट कर लें एंड कुछ क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा एज असाइनमेंट, आपको उन्हें भी सॉल्व करना है। एंड बाकी के जिनके लेक्चर्स छूट चुके हैं वो पुराने लेक्चर्स जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक एंड अभी हम 5 मिनट में नया चैप्टर चालू करने वाले हैं।